देखिए वी स्टार्ट व्हाट थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमको ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें जितने भी थर्मल इफ़ेक्ट्स होते हैं, थर्मल इफ़ेक्ट्स का मतलब अगर आप किसी फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस में एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, उनमें वर्क से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। आप थर्मोडायनेमिक्स में जो कंसेप्ट लेकर चलते हैं वो होता है व्हाट इज़ दिस। पूरा जो हमारा यूनिवर्स है उसको हम कंसीडर कर कर चलते हैं, और यूनिवर्स जो होता है उस यूनिवर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम थर्मोडायनामिकल स्टडी करते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड सिस्टम। उस पार्ट को कहा जाता है सिस्टम। और यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको जो इसके अलावा बचा है उसको हम कहते हैं डेट इज व्हाट सराउंडिंग। यानी सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर पूरा क्या बना देते हैं, यूनिवर्स बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिकल स्टडी एंड द सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। क्या देंगे सिस्टम की डेफिनेशन? सिस्टम इज द पार्ट of universe which is under thermodynamic study and surrounding the universe accepts system. The universe किसको? accept system is called surrounding। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो आप एक मिल्क का दूध है, एक जो है मिल्क का ग्लास है, और ये हॉट मिल्क जो है वो आपके टेबल पे रखा हुआ है, और उसकी आप टाइम के साथ टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम के साथ टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि ये जो टाइम के साथ टेम्परेचर की आप जो स्टडी कर रहे हैं किसकी? इस मिल्क की। तो ये जो मिल्क हुआ वो क्या हुआ? सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है, कौन सा पार्ट? एक्सेप्ट दिस वन, उसमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अगर स्टडी कर रहा हूं तो मैं भी उसमें आ गया हूं। वो क्या आ गया आपका? डेट इज व्हाट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेट इज व्हाट सराउंडिंग। ये जो बाउंड्री है इसको हम वही कहते हैं बाउंड्री ऑफ बिटवीन द व्हाट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिस्टम
और ये सराउंडिंग के बीच की बाउंड्री है। अब ये जो सिस्टम और सराउंडिंग हैं, इसकी बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। रिजिड मतलब जिसका हम एक्सटेंशन या जिसको हम श्रिंक या कंप्रेशन नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। जैसे ग्लास है, और अगर ये इसको हम ना तो श्रिंक कर सकते हो ना कंप्रेस कर सकते हो, तो इसको क्या कहेंगे, ये रिजिड बाउंड्री है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ऐसी चीज़ ले लूँ जिसको मैं श्रिंक कर सकता हूँ, कंप्रेस, मान लीजिए एक बलून है, उसको ले लिया जाए तो श्रिंक भी हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है, तो उसके जो बाउंड्री हुई वो क्या हो गई, आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहेंगे। समझ में आ गया? तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under thermodynamical steady, and the universe, remaining part of the universe except system, is called surrounding. And the separation between the system and surrounding is called what, boundary. And boundary may be flexible or may be rigid. Like what, if you have a balloon and it will be what is a boundary of the what you can say is between system and surrounding, then it is flexible. But if you have a metal body container and which consists the gas, then gas will be the system and the remaining part is the surrounding, and the boundary line, it means the body of the which one container is rigid boundary. Is clear? So what you can say, we can classify the system and here surrounding. क्लियर हो गई बात? आपको समझ में आ गई ये बात? तो ये सिस्टम और सराउंडिंग में। अब जो सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, उस सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया गया, सिस्टम को क्लासिफाई किया गया। सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। सिस्टम जो होता है उसको क्लासिफाई किया इन 3 पार्ट्स में। एक कहते हैं हम ओपन सिस्टम, एक कहते हैं क्लोज सिस्टम, एंड एक कहते हैं आइसोलेट सिस्टम। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सिस्टम को? वी डिवाइड द सिस्टम इन व्हाट, हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेट, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेट। क्या है इसका बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन? अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज होता हो तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज व्हाट, ओपन सिस्टम। क्वांटिटी विच इज एक्सचेंज, तो हम कहते हैं जो क्वांटिटी एक्सचेंज होगी, जो क्वांटिटी एक्सचेंज होगी किसके साथ? एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, वो क्वांटिटी के बेस पर हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। अगर वो मास का एक्सचेंज करता है और हीट का एक्सचेंज करता है, तो उस सिस्टम, मास या मैटर एक्सचेंज करता है, तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? ओपन सिस्टम। और अगर वो सिस्टम मास का एक्सचेंज नहीं करता है, ओके, ये इसको भी एक्सचेंज करता है, इसको भी एक्सचेंज करता है, तो वो तो क्या हो गया आपका ओपन सिस्टम। लेकिन मास एक्सचेंज नहीं करे और हीट का एक्सचेंज करे तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। और जिसमें, अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ये एग्जांपल आपको क्लियर करेंगे कि कौन ओपन सिस्टम है।
मैं बता रहा था आपको कि ये 3 मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यहां पर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आप बहुत पढ़ने में सिंसियर है, ठीक है, और आपकी मम्मी ने आपके टेबल पर आकर क्या रख दिया, मिल्क का एक ग्लास रख दिया, ठीक है। मैंने जैसा कहा कि आप पढ़ने में बहुत सिंसियर है, ठीक है। आपने उसको 2 घंटे तक नहीं देखा और 2 घंटे बाद मम्मी वापस आई तो उसने देखा कि यहां पर जो मिल्क है क्या हो गया, हाँ ठंडा तो हो गया और इसके अलावा उसका कुछ अमाउंट कम भी हो गया। भाई मम्मी देख के गई थी कि ये कितना पीता है, उसने ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व किया मम्मी ने। तो मम्मी ने देखा कि यहाँ जो मिल्क है उसका कुछ अमाउंट जो है वो कम भी हो गया, यानी कुछ मिल्क क्या हो गया, कम। मिल्क कब कम हो सकता है, जब कुछ मास सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हुआ हो, और टेम्परेचर कम होने का मतलब इसके साथ हीट भी एक्सचेंज हुई। हीट और मास दोनों अगर एक्सचेंज हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम कौन सा हो गया, ओपन सिस्टम। क्या है, ओपन ग्लास ऑफ मिल्क, ओपन ग्लास ऑफ मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। अब मम्मी ने दूसरे दिन क्या करा कि मेरा सिंसियर बेटा है वो इस बार भूलेगा नहीं, लेकिन वो पहले वाली चीज में एक चीज और हो गई थी कि यहाँ कुछ मक्खी भी गिर गई थी। मम्मी ने डांट भी लगाई आपकी, मतलब मास एक्सचेंज अंदर भी हो सकता है और मास एक्सचेंज बाहर भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर व्हाट हैपेंड, मम्मी ने कहा इस बार ध्यान रखना बेटा, मिल्क में यहाँ रख के जा रही हूँ, और उसके ऊपर एक प्लेट भी रख दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो हम कहेंगे कि ये अब सिस्टम जो हो गया वो कौन सा सिस्टम हो गया, क्लोज। इससे कंडक्टिंग वॉल है तो हीट बाहर जा रही हैं, ठीक है, हीट बाहर जा रही हैं, तो मैं क्या कहूँगा, ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें क्या हो गया, हीट बाहर आ गई। मम्मी ने देखा फिर 2 घंटे बाद आकर तो टेम्परेचर तो उसका कम हो गया, बेटा दूध मिल जो है वो ठंडा हो गया है, लेकिन इस बार न तो मक्खी अंदर आई और न ही दूध कम हुआ, मिल्क रिमेन, अमाउंट ऑफ मिल्क रिमेन अनचेंज। तो क्या एक्सचेंज नहीं हुआ, मास एक्सचेंज नहीं हुआ, हीट का एक्सचेंज हुआ। अब तो मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि कुछ परमानेंट इलाज ही करना पड़ेगा, तो उसने परमानेंट इलाज ये किया कि एक अच्छी क्वालिटी का थर्मस फ्लास्क ला कर रख दिया। अच्छी क्वालिटी का थर्मस फ्लास्क मतलब वो जो बाउंड्री है वो पूरी क्या थी, इंसुलेटेड बाउंड्री थी। उस इंसुलेटेड बाउंड्री में मिल्क लाकर रख दिया और उसको बंद कर रखा है। उसने देखा कि ना तो टेम्परेचर अब कम होने वाला है और नहीं टेम्परेचर वो बढ़ने वाला है, और नहीं उसका अमाउंट कम होने वाला है, न तो हीट एक्सचेंज हो रही है न मास एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन बेटा जो है फिर भी दूध नहीं पी रहा है, क्योंकि सिंसियर पढ़ाई करने वाले हैं आप लोग, नहीं बिल्कुल। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, हम कहेंगे आइसोलेटेड है। इसका आइसोलेटेड का मतलब यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है, वो अकेला है। इस तरीके के सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो दिस आर व्हाट यू कैन से सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए यहां पर सिस्टम के बाद हम बात करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज हो वो क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई, तो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज एंड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमने क्लासिफाई किया। ये सब बेसिक, दिस आर कॉल्ड बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज और प्रॉपर्टीज
थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज और प्रॉपर्टीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये दो पार्ट हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या है इनका लॉजिक? वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास और साइज पर डिपेंड करती हैं वो क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी मैं कहूंगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइज एंड व्हाट साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम। अब हम ये जाने कि कोई भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम पता कैसे लगाएंगे? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द गिवन प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? उसके लिए दो चीज़ें हमको पता होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी का हमको नॉलेज होना चाहिए जो पूछा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए वो ये कि अगर किसी प्रॉपर्टी को हम किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं और उस सिस्टम के दो पार्ट कर दें, यानी साइज में वेरिएशन कर दें, और उस प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं आए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। और अगर आ जाए तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटेंसिव। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमने ये कहा कि मान लीजिए मैंने ये एक कंटेनर लिया, ठीक है। उस कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml है। कितना वॉल्यूम है? 100 ml। और इसके अंदर 100 ग्राम मैंने वाटर डाल दिया। कितना वाटर डाल दिया? 100 ग्राम। और अब क्या करता हूं मैं, इस कंटेनर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इस कंटेनर के दो पार्ट कर लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या भर रखा है? वाटर। एक पार्ट मैंने 80 ग्राम का रखा और दूसरे पार्ट को मैंने 20 ग्राम रखा। दोनों में H2O है। मेरा जो सवाल है उसका आप जवाब दीजिए। 100 ग्राम वाटर का यहां जो टेम्परेचर होगा या 100 ग्राम वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? आप बताओ। बिल्कुल सही, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। अब तुम जवाब दो भाई, इस 80 ग्राम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका 20 डिग्री, क्योंकि 100 ग्राम था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। हाँ, इसका भी 100 बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बात समझ में आई? दूसरा सवाल बताओ, इसकी डेंसिटी कितनी हुई? इसकी डेंसिटी कितनी हुई? तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हुई। इसकी भी 1 ग्राम पर ml हुई। उसकी कितनी हुई भाई? इसकी भी डेंसिटी कितनी हुई? 1 ग्राम पर ml।
भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो 100 ग्राम वाटर था या 80 ग्राम वाटर था या 20 ग्राम वाटर था, उसके बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों ही किस पर डिपेंड नहीं कर रही है। बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों ही उसकी साइज और मास पर डिपेंड नहीं कर। हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी are extensive property। तो ये वो प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपसे कहा, एनर्जी, हीट, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, मास, एरिया, वर्क, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? दिस आर व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन इसके अपोजिट आप डेंसिटी, प्रेशर, विस्कोसिटी, व्हाट इज दिस, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ईएमएफ, राइट, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी हैं? एक्सटेंसिव। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर मैंने वॉल्यूम लिया, मास लिया और वॉल्यूम लिया, उसका रेशियो डेंसिटी, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। वैसे ही अगर मैं लेता हूं फोर्स, फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर। फोर्स पर यूनिट एरिया अगर ले ले प्रेशर, तो कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अभी मैंने बात करी आपसे हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी पर मोल ले ले, मोल इटसेल्फ कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी तो इसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोल्स का डिवाइड कर दे तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होती हैं, हीट कैपेसिटी जिसको हम Cp एंड Cv से लिखते हैं, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आती है भाई? C हीट कैपेसिटी पर ग्राम। ये भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
उसको क्या एस, ये मैंने लिखा था एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इन सब के आगे मोल्स लगा दूं, जैसे वॉल्यूम की बात करी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर एंथैल्पी पर मोल अगर निकालें तो क्या होगी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स फ्री एनर्जी मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी इंटेंसिव। गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव, लेकिन मोलर गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पर मोल जब आप निकालने लग जाते हैं तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदल जाती हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अक्सर गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट कि अगर मेरे पास ये 1 m का सॉल्यूशन है और मैंने इसके 100 ml को ले रखा है, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, 50 ml और 50 ml, क्या इसकी मोलर कंसंट्रेशन सेम रहेगी? बिल्कुल सेम ही रहेगी। इसकी भी 1 m ही रहेगी, इसकी भी 1 m। बदला है तो वॉल्यूम, बदला है तो नंबर ऑफ मोल्स बदले हैं, लेकिन क्या नहीं बदला है, मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आ रहा है। मोलर कंसंट्रेशन एज इट इज रह रहा है। तो हम कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कहेंगे मोलारिटी, मोलारिटी इज व्हाट, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का कंसेप्ट। आया समझ में आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? काइनेटिक एनर्जी, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड नन ऑफ दिस। बताइए कौन सी इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, वो बताना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? क्या हम जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम जब लिखते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 RT फॉर 1 मोल। अगर मैं n मोल्स के लिए लिख रहा हूँ तो ये क्या होती है, n × 3/2 RT। यानी ये किस पर डिपेंड करती हैं, मास पर डिपेंड करती हैं, मोल्स पर डिपेंड करती हैं। इसका मतलब ये कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट चाहे 10 ग्राम वाटर ले, 50 ग्राम वाटर ले, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री ही होगा। मतलब अगेन हम कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर, किसी गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या होता है, सर्टेन। आप 10 ग्राम वाटर ले या 100 ग्राम वाटर रहे, वो हमेशा फिक्स रहता है। यानी ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई आंसर हो गया आपका ए। समझ में आई कैसे कैलकुलेट किया? अगली बेसिक चीज पर आते हैं हम लोग, वो हैं स्टेट फंक्शन और पाथ डिपेंडेंट फंक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टेट किसको कहते हैं। स्टेट का मतलब कतई ये नहीं है कि अगर आप गैसेस स्टेट ऑफ मैटर पर है तो उसको सॉलिड और सॉलिड का लिक्विड हो जाए तो स्टेट चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब उस स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल अगर चेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। स्टेट का मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट, किसी सिस्टम का जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसके कंपोजिशन से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेट।
और अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए से आप किसी पॉइंट बी पर आ जाते हो और वहाँ का प्रेशर जो है, यहाँ हमने कहा P1 है, V1 है, टेम्परेचर कितना T1 है और यहाँ मोल्स ये हैं P2, V2, T2 या N2 हो जाए, तो हम कहेंगे दो अलग अलग स्टेट पर हम आ गए, दो अलग अलग पॉइंट पर आए हैं। ये एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट पर हम आ, और ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स कह रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। और जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं या स्टेट फंक्शंस होते हैं, वो केवल स्टेट के किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं। इससे इस पर कैसे आए, कैसे गए, इस पर वो डिपेंड नहीं करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। और इन स्टेट वेरिएबल पर डिपेंड करने वाली थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन, the thermodynamical quantities are functions which are only depend on the state variables are called state function. These are not depend upon the path. वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसको स्टेट या पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने अगर कहा कि व्हाट इंटरनल एनर्जी, तो ए से बी पर हम अगर आते हैं तो ए की इंटरनल एनर्जी व्हाट ए पर डिपेंड करेगी, बी की इंटरनल एनर्जी बी पर डिपेंड करेगी, बी स्टेट पर डिपेंड करेगी, और इसका इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन दी पाथ, इसको बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। समझ में आया? ये दोनों में डेल्टा यू जो होता है वो यू ए और यू बी, अगर आप बी से ए पर आ रहे हैं तो, और एस से बी पर आ रहे हो तो यू बी माइनस यू ए होगा। स्टेट फंक्शन यू होता है, एच होता है, जी होता है, एस होता है। Okay, then pressure, temperature, volume, these all are what? State function. But ये क्या होते हैं अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, कि आप सोच रहे हो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अभी हम पढ़ेंगे। ये सब स्टेट, मतलब कुल मिलाकर अभी अपने को कॉन्सेप्ट इस चीज़ का है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आते हैं और वहाँ की कोई क्वांटिटी वहाँ के वेरिएबल पर ही डिपेंड करती हैं, इस बात पर नहीं डिपेंड करती हैं कि आप किस रास्ते से वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है? और अगर रास्ते पर डिपेंड करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। क्या कहेंगे? पार्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप किसी सिटी उदयपुर से, ठीक है, आप शिमला जा रहे हैं, आप उदयपुर से शिमला जा रहे हैं। उदयपुर से शिमला जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आप चंडीगढ़ होकर, और दूसरा रास्ता है मान लीजिए आप दिल्ली होकर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब मान लीजिए ये 500 किलोमीटर है और ये 700 किलोमीटर है। एक व्यक्ति यू ए पॉइंट से उदयपुर से शिमला चंडीगढ़ होकर पहुंचा और दूसरा दिल्ली। क्या शिमला का टेम्परेचर दोनों के लिए अलग अलग होगा? उस एक ही टाइम पर पहुंचे दोनों? बिल्कुल सेम ही होगा। मतलब ये कहेंगे टेम्परेचर इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस पास से आप वहाँ पहुँचें। ठीक है? इसका मतलब हम कह सकते हैं टेम्परेचर कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ
आपने जो प्रोसेस किया है वो लंबा है, तो यहाँ का जो वर्क और उसमें यूज़ होने वाली हीट और यहाँ का जो वर्क उसमें यूज़ होने वाली हीट वो डिफरेंट होगी। तो क्या कहूँगा, वर्क और हीट जो है वो कौन सा फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। दिस आर व्हाट, पाथ डिपेंडेंट, जो पाथ पर निर्भर करता है। तो स्टेट फंक्शंस ये रहे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, और पाथ पर डिपेंड करने वाले फंक्शन वर्क एंड हीट, वो जो होते हैं पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। मुझे कहा जाए कि स्टेट फंक्शन जो होते हैं उनकी क्या स्पेसिफिक बातें होती, क्या आइडेंटिटी होती हैं। पहला, अगर हम ये कह रहे हैं कि स्टेट फंक्शन है तो वो फंक्शन होगा, वो क्वांटिटी जिसकी बात कर रहे हैं वो z जो क्वांटिटी है वो स्टेट वेरिएबल पर ही डिपेंड करेगी। इज द फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल, नंबर 1। दूसरी बात, अगर z स्टेट फंक्शन है तो ये पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। और अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल क्वांटिटी होगी। इसका क्या मतलब है, अगर मैं z को z स्टेट फंक्शन है और x और y स्टेट वेरिएबल हैं, तो डेल z बाई डेल एक्स जब आपका y कांस्टेंट हो और डेल z बाई डेल y जब आपका x कांस्टेंट हो, इक्वल होना चाहिए डेल z बाई डेल y जब आपने x कांस्टेंट है, डेल z बाई डेल x जब आपका y कांस्टेंट। पाथ बदल दिया आपने। अगर ये इक्वल है तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है। इसको क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और तीसरा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जिसका इनिशियल और फाइनल सेम हो, उसमें जो चेंज होगा जेड का वो ज़ीरो होगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, स्टेट सेम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टीज वो फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे वो कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। नहीं कर रहा है तो फिर हम कहेंगे वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेट फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करें तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ बात करी हैं उसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आइडियल गैस है, हम अगर आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में जो मान लीजिए प्रेशर है उस गैस का, मान लीजिए इसमें n मोल्स ऑफ आइडियल गैस फिक्स हैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, और इसके प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और इस प्रेशर की अगर हम बात करें तो दिस द प्रेशर कैन बी राइट लाइक दैट, पी वी इक्वल टू वॉट, आर टी अपॉन वी। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। हम इसमें ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है और ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है। तो हम क्या करें, हम निकालते हैं डेल वी बाई डेल वॉट, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और फिर हम इसमें डेल बाई डेल टी करेंगे जबकि ये क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज़ व्हाट, वॉल्यूम।
और हम इसको इक्वल शो करेंगे डेल बाय डेल टी डेल वी एंड दैट इज डेल बाय डेल टी जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो और यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर। इस चीज़ को हम लोग शो करते हैं कि वेदर इट्स सेटिस्फाई आर नॉट फॉर आइडियल गैस। अगर ये सेटिस्फाई कर देगा हम कहेंगे कि प्रेशर जो होगा वो कौन सा है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, एग्जिट डिफरेंशिएबल क्वांटिटी हो गई और वो स्टेट फंक्शन होगा। तो देखिए हम इसको लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डेल पी अपॉन डेल वी। डेल पी अपॉन डेल वी पार्शियल डिफरेंशियल इट इज माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर, राइट। जबकि टी को हमने क्या करा है कांस्टेंट, टी इज व्हाट कांस्टेंट। अब निकालते हैं डेल बाय डेल टी एंड व्हाट डेल वी, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हुआ माइनस आर अपॉन वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं ये वाली वैल्यू। इसमें क्या करना है, पहले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेट विल बी आर अपॉन वी, और डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम को जब हम वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसको कांस्टेंट रखना, टेम्परेचर अब वहाँ रहा ही नहीं है, फिर भी हम लिख देंगे माइनस। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं दैट व्हाट इट इज़ ए एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल क्वांटिटी, और इसलिए हम कहेंगे प्रेशर इज द स्टेट फंक्शन। प्रेशर एक स्टेट फंक्शन होता है। तो ये बात यहाँ पर अब आपको समझ में आ गई है कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं।